हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक के ही एक और चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि है प्रोसेस कोस्टिंग का ही एक और पार्ट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। जो प्रोसेस कोस्टिंग चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपने इस चैनल पे, तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोसेस कोस्टिंग क्या होती है, फिर आगे आप कुछ भी पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसका मीनिंग कि इंटर प्रोसेस जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। जनरली देखो, हमें पता है कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हमारा जो आउटपुट ट्रांसफ़र होता है तो वो हमेशा कॉस्ट बेसिस पे होता है कि भैया इसका खर्चा कितना है। ठीक है, कितना इस प्रोसेस में जो हमने प्रोडक्शन करी है उसको करने में हमारा कितना खर्चा आया है। वैसे ही जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ना फाइनल प्रोसेस में, तब उनको क्या किया जाता है, उनको फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, वो अपनी ये डिज़ायर सामने रख देती है कि जो गुड्स है उसकी हर प्रोसेस में उसकी वैल्यू को क्या करो, निकालो। हर प्रोसेस में जो गुड्स है उसकी वैल्यू को क्या करो, कंप्यूट करो। ठीक है, और फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर करो कि भाई हमने जो कॉस्ट बनाई है वो कितनी है और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है कि कम है। मतलब मार्केट प्राइस हमें बेसिकली इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें एफिशिएंसी पता चल जाती है हर एक प्रोसेस की। अगर मान लो किसी भी प्रोसेस में कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा निकल के आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब गलती हमारी है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। और अगर एक प्रोसेस में गलती हुई तो इसका मतलब है उसके आगे आने वाली जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उसमें भी तो गलती होगी ना। तो ऐसी ही गलती को रोकने के लिए और हर एक प्रोसेस की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को कंप्यूट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें आगे आता है इसका एक छोटा सा ना फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के भी दो पार्ट हैं। जब भी अगर आपके इसमें पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो पहले उसका मीनिंग लिखोगे, फिर इसमें जो दो फॉर्मूले आते हैं उनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करके फॉर्मूलेस को आप लिख के आओगे। पहले फॉर्मूले में क्या है कि अगर जो परसेंटेज हमें कॉस्ट पे गिवन होती है, प्रॉफिट की जो परसेंटेज अगर हमें कॉस्ट पे गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू में कॉस्ट अपॉन में 100। ठीक है, लेकिन अगर हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ट्रांसफ़र प्राइस पे गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनटू में कॉस्ट अपॉन में 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये था हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो पहले इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, नॉलेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस। हमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से ये पता चल जाता है कि हमारे हर एक प्रोसेस की कितनी एफिशिएंसी है, क्या वो एफिशिएंट इनफ है, जैसे हम उस पर इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो हमें इतना एफिशिएंसी प्रोवाइड कर भी रहा है, वो क्या वो इतना एफिशिएंस है भी कि नहीं है। तो वो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। दूसरा आता है इसमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है कि हम ना कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस को। जब हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करके उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसेसेस। इससे हमें क्या पता चलता है इस वाली प्रोसेस से कि कौन सी प्रोसेस हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, हमें पता चल जाता है किस वाली उससे प्रोसेस से हमें फ़ायदा हो रहा है और किससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा सीक्रेसी ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इस सिस्टम के अंदर जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है ना किसी भी चीज़ की, उसको ना सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, उसकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। ये नहीं कि हर जगह गा दिया कि नहीं नहीं हमारी तो कॉस्ट इतनी थी, मार्केट में तो इतना प्राइस चल रहा है, ये वो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सीक्रेसी होती है वो एक्चुअल कॉस्ट की मेंटेन की जाती है। लास्ट में आता है इसका डिसीजन ऑफ परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ईयरली जो हमारी प्रोसेस होती है ना, इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमें चीज़ें बाहर से परचेज़ करनी चाहिए या फिर हमें खुद उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, इससे ये हमारी जो कन्फ्यूजन है हमें क्लियर हो जाती है, ये डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं। फिर आती है इसकी लिमिटेशंस में फर्स्ट आती है हमारी इमेजिनरी प्रॉफिट। जो हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जो भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट के बेसिस पे हम काम करते हैं वो सारी क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, वो रियल नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो हमने गुड्स होते हैं वो एक्चुअली में ट्रांसफ़र करे ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, हमने उनको अभी तक सोल्ड किया ही नहीं है मार्केट में, तो जो प्रॉफिट आएगा वो क्या है,
वो तो जस्ट हमारा इमेजिनरी है ना, वो एक्चुअल में है नहीं। दूसरा इसमें लिमिटेशन आती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसमें ना एक कंसेप्ट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ते हैं हमारे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को। ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टॉपिक है ये अभी जस्ट इसके बाद आएगा, तो मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूँगी। थर्ड इसमें आता है लैक ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होते हैं ना, इसमें ना हमारी ट्रू पोजीशन ही नहीं पता चलती ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई कितनी है, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक्चुअल में हम कितना अर्न कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को आगे नहीं ला पाते। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेसेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, अब हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या बोला गया है कि इस मेथड के अंदर जो आउटपुट है, पहले वो द आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस आफ्टर चार्जिंग द सर्टेन प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू द सेकेंड प्रोसेस। मतलब इस वाले मेथड के अंदर क्या होता है, हम जो आउटपुट होगा ना फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है, उसको हम एक पर्टिकुलर या फिर सर्टेन प्रॉफिट को चार्ज करने के बाद अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आउटपुट हमारा पहली वाली प्रोसेस में होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगा के उसको हम अगली वाली जो भी हमारी प्रोसेस होगी उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे ही जो सेकंड प्रोसेस का जो भी आउटपुट होगा, उसको हम सर्टेन प्रॉफिट को चार्ज करके उस पर हम उसको भी हम क्या करेंगे, थर्ड वाली प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जो ये ट्रांसफ़र होता है, पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से, ये क्या होता है, सर्टेन प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है। क्या होता है कि हर एक प्रोसेस में ना कुछ ना स्टॉक रहता ही रहता है, ठीक है। हमारा जो अभी का ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले वाली का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हर जो हमारी प्रोसेस होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक हमारा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कुछ पार्ट है ना वो प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से प्रीवियस पार्ट में जो प्रॉफिट होगा वो भी उसके अंदर होगा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि उस प्रॉफिट को उसमें से अलग करना, और जो ये प्रॉफिट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। इसी की वजह से हम क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट को कंप्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके लिए एक एंट्री पास की जाती है जो कि है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके बाद इसके ना दो फर्दर मेथड आते हैं आगे, इसी चीज़ के दो आगे मेथड आते हैं। पहला है हमारा जर्नल मेथड। देखो, जो हमारा जर्नल मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो बिल्कुल ही नॉर्मल फॉर्मेट में हमारा प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सारा अमाउंट हम पहले ही शो कर देते हैं, ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और फिर जो वैल्यूएशन होती है स्टॉक की, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेसेस माइनस रिजर्व अप टू प्रीवियस प्रोसेसेस इनटू में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट प्रोसेस अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस। तो ये हमारा जनरल मेथड है। ये मेथड क्या बोलता है, ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का फुल अमाउंट शो करते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं। उसका ये फॉर्मूला है, इसको आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हमारी लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारी कॉलमनर मेथड। इस मेथड के अंदर पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इन एवरी प्रोसेस अकाउंट, इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे ना, हम उसमें हमेशा 3 कॉलम्स को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे अलग अलग है, टोटल कोमा कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको क्या करते हैं, अलग अलग बनाया जाता है। इन दोनों की एक डेबिट साइड होती है और इन तीनों की ही एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है अक्सर वो कहाँ लिखा जाता है, हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को पहले डिडक्ट करके उसको डेबिट साइड लिख दिया जाता है प्रोसेस अकाउंट में। लेकिन इस वाले रूल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट इसमें, फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग द क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस अकाउंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस जो अकाउंट है उसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट करके दिखाना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और प्रॉफिट को हम डिटरमाइन करते हैं अलग अलग। इन्हीं 3 कॉलम्स में जो मैंने ऊपर बताई थी ना, टोटल
कोमा कोस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों में हम क्या करते हैं, कोस्ट को और प्रॉफिट को सेपरेटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सकें हम, जो ऊपर जो हमने स्टॉक निकाली है क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम क्या कर सकें यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें और फिर उसको प्रोसेस अकाउंट से हम डिडक्ट कर पाएँ। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो है कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू में कॉस्ट अपॉन में टोटल इनटू में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है हमारी, टोटल ऑफ कॉस्ट कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक, और टोटल हमारा क्या है, टोटल ऑफ टोटल कॉलम बिफोर क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है, द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इज़ डिटरमाइंड, जो हमारा प्रॉफिट है जो कि स्टॉक में इंक्लूडेड है वो कैसे डिटरमाइन होता है, जब हम कॉस्ट को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। कौन सा, प्रॉफिट इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। तो आई होप इसमें आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।